हेलो, दिस इज एडवोकेट शिखा अग्रवाल एंड आप देख रहे हैं लीगल पंचायत। लीगल पंचायत पर आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लेकिन लीगल पंचायत पर हम लॉ को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, हम लॉ को समझते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे, हम एग्जाम स्पेसिफिक ओरिएंटेशन से भी पढ़ेंगे, केस लॉज डिस्कस करेंगे, बेयर एक्ट पढ़ना सीखेंगे, समझेंगे। ओके, सो दिस विल बी अ एग्जॉस्टिव स्टडी। और इसी सीरीज में आगे हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड वन बाय वन विल कवर ऑल द लॉज। ओके, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो लेट अस स्टार्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि वाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वाई देयर इज इवन अ नीड टू रीड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली एक ऐसा लॉ है जो हर इंसान, नॉट जस्ट लॉ स्टूडेंट्स, हर इंसान अपनी डेली लाइफ में न जाने कितने ही कॉन्ट्रैक्ट्स करता है। हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कोई भी डीलिंग्स। ओके, मैंने अपनी घड़ी आपको देकर आपसे पैसे ले लिए, उसके बदले दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। घर बेचना करना, दो ये सब कुछ अलग अलग लेजिस्लेशन से कवर्ड है, बट जनरल प्रिंसिपल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही यूज होती है। सो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली अभी समझ में आया कि इंपॉर्टेंट क्यों है। लेकिन अब हम समझते हैं कि अगर 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया तो क्या 1872 से पहले कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। जमींदारी होती थी, मनी लैंडिंग होती होगी, राइट? तो तब कैसे गवर्न होता था? तब तो ना कोई लॉ था, ना ऐसी कोई प्रिंसिपल्स थी। हाउ? उस टाइम पे लोग गवर्न होते थे अपने अपने पर्सनल लॉज से। दे वर गवर्न बाय देयर रेस्पेक्टिव पर्सनल लॉज। ओके, सो अब हम बेयर एक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से पढ़ेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कैसे पढ़ने वाले हैं। ओके, सो जस्ट लुक इनटू द स्क्रीन। सो बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 जिसमें 1 to 75 सेक्शंस जनरल प्रिंसिपल्स को कवर करता है। लाइक हर कॉन्ट्रैक्ट को फ्रेम करने के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। लाइक एक प्रपोजल होगा, देन एक एक्सेप्टेंस होगा, उसके लिए कंसिडरेशन होंगे। दीज आर द कॉमन टर्म्स जो आप लोगों ने सुने हैं। इन सबको, ये सारी जनरल प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज आवर कॉन्ट्रैक्ट 1। ओके, दिस विल कॉल कॉन्ट्रैक्ट 1। देन अनदर इसमें जो आता है दैट इज 76 to 123, दिस इज सेल्स ऑफ गुड्स। नाउ इट इज नो मोर अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वाई? क्योंकि इसके लिए अब एक सेपरेट लेजिस्लेशन है, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा। ओके, देन वी कम टू पार्ट 2 दैट वी विल कॉल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 2। दिस इज स्पेशल फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये सब कुछ आएगा। वील रीड ऑल दिस फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हियर। This is part 2, and again just a second. So this is basically 239 to 266 is partnership. This also no more a part of Indian Contract Act, क्योंकि इस पे भी अब एक separate legislation है. What is that? Indian Partnership Act. Okay, so इन दोनों के लिए because now there are separate, सबसे पहले ना ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट थे, बाद में इनके ऊपर सेपरेट लेजिस्लेशंस बना दिए गए लेटर ऑन आफ्टर 1872। ओके, देन वन बेसिक, वेरी बेसिक थिंग इज दैट इट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ के प्रिंसिपल्स से, लैंडमार्क जजमेंट से हमारी सारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रिंसिपल्स बनी हुई हैं। ठीक है, एंड द अनदर थिंग इज सी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली टॉर्ट लॉ, ये जितने भी है ना हमारे, तो लीगल मैगजिम्स, लॉ मैगजिम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो एक बेसिक लीगल मैगजिम पे बेस्ड है, दैट इज पेक्टा सुन सर्वांडा। व्हाट डज दैट मीन? प्रोमिसेस मस्ट बी कैप्ट। ओके, और अगर वो प्रोमिसेस नहीं रखे जाएंगे, अगर आप उसका ब्रीच करते हो तो देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट के लॉ में बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए डैमेजेस होते हैं। दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन, आराम से समझेंगे। बट दिस इज बेसिकली द मैगजिम जिसपे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेस्ड है। बहुत सारे लीगल मैगजिम्स इसमें आएंगी। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड एज एंड व्हेन आई कैन पुट इनटू वन, मैं आपको लीगल मैगजिम साथ साथ देती रहूंगी। ओके, आप इसे अपने नोटबुक में साथ साथ नोट कर सकते हो, और समवेयर इन योर बेयर एक्ट। ओके, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद। ठीक है, अब बेयर एक्ट में डायरेक्टली जंप करने से पहले
हम कुछ कुछ चीजें समझ लेते हैं या कुछ पॉइंटर्स हैं जो नोट कर लेते हैं और वी जस्ट फर्स्ट गो टू बेयर एक्ट, ओके, ताकि हम बेयर एक्ट समझ पाए. ओके, सो बेसिकली दिस इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सी, you can open your bear act and mark the things which I am marking here. It will help you in your MCQ exams, or pointers are always beneficial, right? See, so this is act number 9 of 1872. Please mark this because many a times in exams, in MCQs, they ask this question that which act number is this. So Indian Contract Act is act number 9. Okay, another is this date, mark this date, 25th April 1872. ये कौन सी डेट है? ये इनैक्टमेंट डेट है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनैक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट डेट? ज्यादातर हम ये दो डेट्स पढ़ते हैं. तो इनैक्टमेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन कोई भी लॉ पास हो गया, ठीक है, कोई भी लॉ बन गया, दैट इज इनैक्टमेंट डेट. ये इनैक्ट हो गया है, ठीक है. कोई भी लॉ कैसे बनता है, लॉ विल गो इनटू डिटेल इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लासेस, बट अभी एक ओवरव्यू देने के लिए एकदम लेमन लैंग्वेज में मैं अगर समझाऊं तो एक बिल के तरह पास होता है हमारी राज्यसभा लोकसभा में, एंड आफ्टर द प्रेसिडेंशियल एसेंट फिर ये जाके हमारा लॉ बनता है, ठीक है. तो 25th अप्रैल 1872 इज द इनैक्टमेंट डेट, ठीक है, जिस दिन पास हो गया. एंड द एनफोर्समेंट डेट इज द डेट जिस दिन से लागू होता है, फोर्स में आता है. मतलब अब से वी हैव टू फॉलो दिस लॉ. अगर सपोज करो, मैं अगर एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि अगर पहले लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैं घड़ी सिर्फ दे सकती थी, उसके बदले मुझे कुछ ना भी मिले, मतलब कंसिडरेशन ना भी मिले, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. जब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पोजीशन में नहीं था, ओके. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिस दिन से आया उस दिन से कंसिडरेशन जरूरी हो गई, ठीक है. इसके भी एक्सेप्शंस होते हैं, विल रीड दिस, ठीक है. आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज आई मीन बाय एनफोर्समेंट थिंग, ठीक है. तो एनफोर्समेंट मतलब जिस दिन से वो लागू हुआ, हम लोगों के ऊपर एनफोर्स हुआ, हम उस लॉ के सब्जेक्ट बने, ओके. सो दैट इज द एनफोर्समेंट डेट. एनफोर्समेंट डेट यहां पर पढ़ते हैं. सी, एक्शन एंड कमेंसमेंट में इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया and it shall come into force on the first day of September 1872. Okay, so this is basically enforcement date. I'll just change the pen. Okay, so this is date of enforcement. Okay, और ये पूरे इंडिया पर लागू होता है. कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी जनरल प्रिंसिपल्स हैं ये एक्ट गवर्न करेगा पूरे इंडिया में, उसी अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्न होंगे, ठीक है. सो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. शॉर्ट टाइटल वी हैव रेड, ओके. देन अब हम एक बार आओ स्टार्ट इनिशियली आ जाओ. बिल्कुल इनिशियली क्या दिया है, विल यूज हाईलाइटर, जस्ट टेक अनदर पेन. ओके, सो प्रीएम्बल कहता है वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट to define and amend certain parts of the law, right? It says, just a minute, define and amend certain parts of the law. Okay, so it is mentioning here certain parts of law. What does that mean? मतलब लॉ के कुछ पार्ट्स, नॉट एवरी पार्ट्स. दैट मीन्स दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, राइट. एग्जॉस्टिव होने का मतलब है इस एक्ट, इस एरिया, सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी कानून है, जितनी भी प्रिंसिपल्स है, सब हमने इस एक एक्ट में लाकर रख दी, कंसोलिडेट कर दिया इसको, ठीक है. बट दिस एक्ट प्रीएम्बल सेज कि डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ, मतलब कुछ और जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग लॉ में है. अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वो एक सेपरेट लेजिस्लेशन है जिसमें गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट डील किया जाता है. पार्टनरशिप के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है. ऐसे ही अगर हम कोई घर बेचते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, ठीक है, मूवेबल इमूवेबल दोनों गवर्न होते हैं टीपीए से, तो उसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है. सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, राइट. तो एक बार जस्ट राइटिंग दिस फॉर यू. सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन Contract Act is this exhaustive? Please bear my writing. Okay. Answer is
नो, ठीक है। एंड अभी क्योंकि मैंने आपको कहा कि एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है, अगर मैंने तो अभी आपको रीजन बता दिया, बट इफ आई जस्ट टेल यू कि नहीं है, तो वाई आर यू बिलीविंग मी? तो लॉ में यही होता है, लॉ में देयर आर रीजंस बिहाइंड एवरीथिंग। सो इसका रीजन क्या है? बिकॉज इट इज रिटन इन द प्रीएम्बल दैट सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सर्टेन पार्ट्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट इज द प्रूफ। तो अगर है कि क्यों एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि कुछ पार्ट्स को डील करता है, इसका प्रीएम्बल खुद बोलता है, राइट। सो इसके लिए यू ऑलवेज मेंशन द रीजन, ठीक है। तो रीजन क्या है? प्रीएम्बल uses the words define and amend certain parts of law, right? So this is the proof, ठीक है। उसके अलावा that we discuss कि separate legislations तो है, ठीक है, separate legislations exist. So this is what I am writing for you, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको खुद से नोट डाउन कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट इस पीपीटी की पीडीएफ, यू जस्ट कम लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो मैं इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगी। सेपरेट लेजिस्लेशंस, TPA एग्जाम्पल, सोगा और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, राइट। सो ये सब है जो बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी गो विद, ओके। नाउ बिफोर दिस we'll come to the Bayer Act again, okay. So this saving section we'll read later on, क्योंकि इसमें heavy law terms हैं जो आपको आगे धीरे समझाया जाएगा, okay. Preamble we have already studied, where it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to contracts. It is hereby enacted as follows, okay. Short title we have done, extent commencement we have done, okay. Then okay, come directly to the इंटरप्रिटेशन क्लॉज। अब देखो इंटरप्रिटेशन क्लॉज, व्हाट डज सेक्शन 2A सेज? 2A बता रहा है, देखो पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2, इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंसेस अनलेस अ कॉन्ट्रारी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, ओके। अगर कॉन्टेक्स्ट में ही कुछ कॉन्ट्रारी इंटेंशन है कि नहीं, इसका मतलब जैसा उसमें था वैसा नहीं है, हम ये मतलब चाह रहे हैं। जैसे फॉर अ वेरी लेमैन एग्जाम्पल अगेन, दिस इज अ पेन, ठीक है, जनरली ये पेन ही है, बट मैं कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ और उसमें मैं स्पेशली इसको डिफाइन करते हुए बोलती हूँ दैट दिस इज नॉट अ पेन, दिस इज अ स्टिक विच आई यूज टू हिट पीपल, राइट। सो मैंने अपना कॉन्ट्रारी इंटेंशन दिखा दिया यहाँ पर कि ये पेन नहीं है, ये स्टिक ही है, बट जनरली अगर आप इसे देखोगे तो दिस इज पेन। सो वही इंटरप्रिटेशन क्लॉज यहाँ पर है कि जो टर्म्स आगे यूज होने वाले हैं इस बेयर एक्ट में, उनका क्या मतलब है, ओके। चलो, सो फर्स्ट वील रीड द 1A. A is when one person, okay, when one person signifies to another, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from, just a second, I'll use highlighter only, no, that is more convenient, okay. So when one person, okay, एक person, when one person मतलब एक person इसमें चाहिए, signifies, what does signifies means? Communicates, signifies to another क्या सिग्निफाई कर रहा है? जब एक इंसान दूसरे को सिग्निफाई कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि वो कुछ करना चाहता है, कुछ करने से एब्सटेन करना चाहता है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर, ठीक है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal, okay. So this is basically the definition of word proposal, okay. इसे समझने के लिए let's open the PowerPoint slide and we'll come to this thing, ठीक है।
सबसे पहले ये प्रपोजल की डेफिनेशन बता रहा है, प्रपोजल को एक जनरल ओवरव्यू देती हूँ, देन आई गो डिवाइडिंग बाइफरकेटिंग द बेयर इट। ओके, सो प्रपोजल को इंडियन लॉ में प्रपोजल कहते हैं, एंड ऑफर बिल्कुल इसका काउंटर पार्ट है, सिमिलर, इधर यू यूज प्रपोजल और इधर यू यूज ऑफर, एक्सचेंजेबल। ओके, ऑफर इंग्लिश लॉ में यूज होते हैं जनरली, बट इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ अगर आपने देखा होगा ऑफर भी यूज किया जाता है, सो यू कैन चेंज दिस, यू कैन यूज दिस। ओके, सो एक ओवरव्यू के लिए प्रपोजल, वाई प्रपोजल इज दैट इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस मिलकर बनाता है प्रॉमिस। जब कोई प्रपोजल, मैं अभी प्रपोजल की डेफिनेशन में हम जाएंगे, प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया तो वो बना प्रॉमिस। उस प्रॉमिस में जब कोई कंसिडरेशन ऐड हुई तो वो बन गया अग्रीमेंट। ठीक है, और वही अग्रीमेंट, जब वो अग्रीमेंट है एक, और उस अग्रीमेंट के साथ सेक्शन 10 जो कंडीशंस बताता है वो फुलफिल हो गई, देन इट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बनाता है क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। तो अल्टीमेटली जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, प्रपोजल। प्रपोजल ही है जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है अल्टीमेटली। ओके, सो इफ अ क्वेश्चन कम्स इन योर एमसीक्यूज कि अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट क्या बन रहा है, व्हाट एंड्स अप एज अ कॉन्ट्रैक्ट, इज इट द एक्सेप्टेंस, इज इट द प्रॉमिस, और इज इट द प्रपोजल, और इज इट द अग्रीमेंट, आपको क्या मार्क करना है, प्रपोजल। क्योंकि प्रपोजल जब एक्सेप्ट होगा तभी वो प्रॉमिस बनेगा। सबसे पहले तो एग्जाम्पल के लिए मैं समझाती हूँ, सपोज करो आई हैव दिस चिप। ओके, ये चिप मैं बोलती हूँ दैट मी द वन पर्सन, मैं आपको बोल रही हूँ कि ये खरीद लो मुझसे। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा, आगे प्रॉमिस हो रहा है, आप मुझे पैसे दे रहे हो, कंसिडरेशन दे रहे हो, यानी ये वॉइड है, वॉइडेबल है, कैसी लीगल लॉ टेक्निकलिटीज में बाद में जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बेचा मैंने इसी को ना, प्रपोजल यही है ना, तो प्रपोजल अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, ओके, नाउ विल कम ऑन बाइफरकेशन। ओके, सो सी डेफिनेशन सेक्शन 2A का हम डिवाइड करते हैं। हमने क्या पढ़ा था, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do something, abstain from doing something to obtain the assent of that another। पहले एक एक टर्म का मतलब समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन को समझते हैं। वन पर्सन, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम शिखा है, सो दैट वन पर्सन आई टेक एज शिखा। ओके, सिग्निफाइज, सिग्निफाइज का मीनिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सिग्निफाई का मतलब है, signifies means communicate, communicates to another. Let's take an example. For another we'll take any other name. Let's take the name of a girl Soni. Okay, willingness to do something, abstain from doing something to obtain the assent of another। सबसे पहले assent का मतलब और समझ लेते हैं। assent क्या होता है, see you will see one another similar term, consent। ठीक है, assent होता है यूनिलेटरल, मतलब सिर्फ एक पर्सन का, कंसेंट इज बाइलेटरल, दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, दिस इज बेसिकली मीटिंग ऑफ माइंड्स, मतलब ऑब्टेन करना, कंसेंट इजाजत बोलते हैं, राइट। सो कंसेंट इज बाइलेटरल और एसेंट इज वन, कि उस पर्सन का कंसेंट, एक पर्सन का कंसेंट ऑब्टेन करने के लिए, दैट इज एसेंट। सो इट इज यूनिलेटरल इन अ सिंपल लैंग्वेज। ओके, टू डू समथिंग और abstain from doing something, I'll give you the example for both। ठीक है, to understand how can there be a contract for abstaining, because abstaining is a negative term, right? So I'll give you an example to make you understand कि positive negative दोनों में contracts कैसे possible है, if you can't imagine to that extent for now। See, अभी इजी तरीके से समझते हैं इसको। Suppose करो कि when one person शिखा, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वन पर्सन, मतलब मैं आपको ऑफर करती हूँ, ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस। मैं बोलती हूँ कि मेरा स्पेक्स, मैं सोनिया को कम्युनिकेट करती हूँ कि मेरी विलिंगनेस, मतलब मैं बेचना चाहती हूँ आपको अपना चश्मा। ओके, मैं आपको अपने स्पेक्स बेचना चाहती हूँ। ओके, और आप अगर उस पर उसका एसेंट ऑब्टेन करती हूँ कि आपको मैं ये अपना चश्मा बेचना चाहती हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली अब मैं उसको अमाउंट कोट करूंगी, या वो पूछेगी कि ठीक है, तो मैं बोलूंगी कि मैं आपको 500 में अपना स्पेक्स दे दूंगी। ठीक है, या मैं आपको 1000, एनी अमाउंट। ओके, सो माई विलिंगनेस क्या है इसमें, ठीक है, ये वन पर्सन इज मी, मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ दैट आई वॉन्ट टू सेल माई स्पेक्स।
ओके, टू अनदर। विलिंगनेस किस चीज की है? विलिंगनेस है ऑफ सेलिंग। विलिंगनेस इज अगेन ऑफ सेलिंग दी स्पेक्स, राइट? टू डू समथिंग, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। यहां पर जो ये एग्जाम्पल है, इट इज ऑफ डूइंग समथिंग, दिस इज अ पॉजिटिव एक्ट कि मैं बेचना चाहती हूँ। नाउ एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग का मैं एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल आई टेल यू कि अगर आप शोर नहीं मचाते हो तो आई विल बाय यू अ चॉकलेट और आई विल बाय यू अ बाईसाइकिल, ठीक है? सो बेसिकली दिस इज एब्सटेनिंग का नेगेटिव कि अगर ये नहीं करोगे तो आई विल फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, तो आई विल बाय यू समथिंग, सो आई विल गिव यू द गिफ्ट। ओके, सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इफ यू एब्सटेन फ्रॉम क्रिएटिंग अ मेस, इफ यू एब्सटेन फ्रॉम मेकिंग न्यूसेंस, ठीक है? तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव। क्लियर? ठीक है, ओके। सी, अब प्रपोजल पे ही ना, अभी हमने एक ब्रॉड एग्जाम्पल, फिर से एक बार डायरेक्ट पे आते हैं। सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अनदर, टू सच एक्ट ऑफ एब्सटेनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। समझ में आ गया? कोई एक पर्सन अपनी विलिंगनेस किसी दूसरे को कम्युनिकेट करता है कि उस एक्ट या एब्सटेनेंस के लिए वो अपना एसेंट दे दे। अब एसेंट उसका क्यों जरूरी है? क्योंकि कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट में बहुत जरूरी है, और कंसिडरेशन तो वो तभी देगा ना जब वो एसेंट देगा, राइट? अब मैं बोलूं कि मैं आपको एक घड़ी बेच रही हूँ, मैं अपना चश्मा बेच रही हूँ, लेकिन अगर आप मुझे पैसे ही नहीं दोगे, अपना एसेंट ही नहीं दोगे, 50 रुपए या 500 रुपए जो भी मैंने डाला है वो देगे ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं ना। वन साइडेड इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। प्रपोजल का एक्सेप्टेंस होना है जरूरी। वो जिस दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट किया गया है उस दूसरे पर्सन की तरफ से एक्सेप्टेंस आएगा, बट एन एक्सेप्टेंस विल गो ऑन लेटर ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोजल, ठीक है? अब नाउ दिस इज जस्ट वन डेफिनेशन, लेकिन बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंग्लिश लॉ पर बेस्ड है, सो देयर आर अ नंबर ऑफ लैंडमार्क जजमेंट्स जो प्रपोजल के बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताते हैं, जिसपे हमारा प्रपोजल इज अ वेरी वाइड टॉपिक, इट इज नॉट अ स्मॉल टॉपिक, ठीक है? तो वो कहां से निकलते हैं प्रिंसिपल्स? लैंडमार्क जजमेंट से, ठीक है? तो उनको भी डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल जस्ट राइट डाउन some of the essentials of the proposal, right? Okay, हाँ, okay, you can write it along with me, ठीक है? So basically these are essentials of proposal. Okay, I told you before also, right, कि proposal को आप offer भी बोल सकते हो. Offer is used in English law. Proposal is a term used in Indian law. They can both be used interchangeably, right? So, okay, essentials of proposals क्या क्या हैं? Just write down this with me. As we discussed, when one person signifies to another, that means two persons are needed. Okay, so there must be one person जो कि signify करेगा दूसरे को, ठीक है? So first is, let's write down this with me. There must be one person who signifies to another. Now this one person, he may be a juristic person or either a natural person, ठीक है? It can be both, right? Second point, definition से ही निकालते हैं। क्या था? अब प्रपोज हमने पढ़ा कि एक इंसान होना चाहिए जो कि सिग्निफाई करेगा दूसरे को, बट सिग्निफाई क्या करेगा? What is he communicating? His willingness to do or not do something. Okay? He must signify his willingness to do something or to abstain from doing something. Abstain from
doing something, right? Okay, another essential you mark on, such signifying must have been done with a view to obtain the assent of the other person to such act or abstinence. ओके, उसका इंटेंशन क्या है? हमने इस पूरे डेफिनेशन को डिवाइड कर दिया इन 3 पॉइंट्स में, ठीक है? सच signifying must be with an intention just a second to obtain the assent of another to such act or abstinence. Okay, now let us come towards the लैंडमार्क जजमेंट्स. ओके, देखो सबसे पहले इसमें जो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है दैट इज लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. ठीक है, यहाँ पर मैंने विद साइटेशन लिखा है, यू कैन कॉपी. जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में हुआ क्या था. ओके, सो लालमन शुक्ला के केस में क्या हुआ था, इनमें ना इनका एक नेफ्यू खो जाता है. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपने सारे नौकरों को बाहर भेज देते हैं कि जाओ और जाके इसको ढूंढ के लाओ. ठीक है, नौकरों को भेज दिया जितने भी काम करते थे. अब उसके बाद ये एक रिवॉर्ड अनाउंस करते हैं कि जो भी कोई मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसे 500 रुपए का कैश दिया जाएगा. ठीक है, जब सब नौकरों को भेज दिया ढूंढने के लिए, बिकॉज वो तो एक मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में भेज दिया, उसके बाद ये अनाउंस कर देते हैं कैश रिवॉर्ड. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक नौकर उनके नेफ्यू को ढूंढ के भी ले आता है, लेकिन आफ्टर सम 1 मंथ और सम टाइम उस नौकर को पता चलता है कि इन्होंने तो 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड अनाउंस किया था. ठीक है, अब वो उसे क्लेम करता है. तो इस केस में क्या होता है, अब वो मना कर देते हैं कि तुम्हें तो नॉलेज ही नहीं थी. तो इस केस में कोर्ट यही बोलता है कि प्रपोजल के लिए प्रपोजल का एक्सेप्ट करने वाले के नॉलेज में होना जरूरी है. मतलब जिसे एक्सेप्ट करना है प्रपोजल का, उसके नॉलेज में होना बहुत जरूरी है. ठीक है, अगर वो उसके नॉलेज में नहीं है तो दैट डजंट फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट. बेसिकली यहाँ पर ठीक है, उसकी बात सही है कि उसने तो वो एक्ट पूरा कर दिया, उसी के लिए 500 रुपए रखे गए थे, उसे देने चाहिए थे. लेकिन क्यों नहीं दिए गए, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है. एथिकली देखा जाए तो आप दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ. ठीक है, तो इसमें बेसिकली यही प्रिंसिपल हेल्ड हुआ था दैट प्रपोजल मस्ट बी विद इन द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज मेड. क्योंकि उनको भेज दिया गया था, उन्होंने तो उस एज अ सर्वेंट अपनी ड्यूटी पूरी की थी, तो उनके पास तो इसकी नॉलेज ही नहीं थी. राइट, सो यहाँ पर कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था बिना एक्सेप्ट किए. जब तक आपको प्रपोजल की नॉलेज ही नहीं है, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, और जब तक आप प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते, बिना एक्सेप्टेंस के कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता. सो दिस वाज हेल्ड इन लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. ठीक है, ओके. अनदर लैंडमार्क जजमेंट इज बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर. ठीक है, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर इंटेंशन पर बात करते हैं. ठीक है, दैट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब लीगल रिलेशंस बनाने का इंटेंशन हो. ठीक है, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर क्या था कि दिस वाज अ केस बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ. ओके, तो इसमें क्या हुआ था, वो बोलता है हस्बैंड कि मैं बाहर जा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको ऐसे अपने पैसे भेजता रहूंगा, मंथली आपको ये भेजता रहूंगा. ठीक है, बट देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस. राइट, सो इसमें भी यही हेल्ड हुआ था कि प्रपोजल जो है ना वो ऐसा होना चाहिए जिसमें लीगल, और जब वो बाद में भेजना बंद कर देता है तो द वाइफ शी सूज द हस्बैंड कि ये हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, यू प्रॉमिस यू गिव मी अ प्रपोजल. ठीक है, कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट था, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है. सो इट वाज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि प्रपोजल ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका इंटेंशन था लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का, कैपेबल होना चाहिए प्रपोजल. राइट, देन अनदर लैंडमार्क जजमेंट इज हावे वर्सेस फेसे. इसको बहुत फेमसली कहा जाता है बम्पर हॉल पेन केस. ठीक है,
बम्पर हॉल पेन केस में क्या हुआ था कि ना एक जमाइका में एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो जो ये हार्वे थे, मिस्टर हार्वे ने, इन्होंने फेसी से पूछा कि क्या तुम ये जो प्रॉपर्टी है बम्पर हॉल पेन, दिस इज द नेम ऑफ अ प्रॉपर्टी, ठीक है, कि क्या तुम इस प्रॉपर्टी को बेचोगे, और अगर बेचोगे तो व्हाट इज द लोएस्ट प्राइस। इसके रिप्लाई में मिस्टर फेसी सिर्फ ये कहते हैं कि लोएस्ट प्राइस जो है वो यूरोज 900 और whatever the amount was, कि इतना, this is the lowest price, ठीक है। he just quoted this price, so this was, ठीक है। अब हार्वे जी क्या बोलते हैं कि ठीक है, I agree to buy in this price, ठीक है, as by you, लेकिन अब वो मना कर देते हैं, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना? नो, एक्सेप्टेंस हुई ही नहीं। अब देखो ऑफर क्या था, ऑफर ये था जब मिस्टर हार्वे ने मिस्टर फेसे को बोला कि आई एम रेडी टू बाय दिस फॉर यूरोज 900, ठीक है, पर उन्होंने तो एक्सेप्ट किया ही नहीं। व्हेन ही कोटेड द प्राइस दैट द लोएस्ट प्राइस इज यूरोज 900, इट वाज जस्ट mere supply of information, and mere supply of information is not proposal, right? तो इसीलिए यहां पर भी ये हेल्प किया गया था कि सिर्फ इंफॉर्मेशन का सप्लाई होना इज नॉट ऑफर, और जब ऑफर ही नहीं दिया तो आपने वो एक्सेप्ट तो किया ही नहीं। तो ऑफर वो था जो मिस्टर हार्वे ने मिस्टर फेसे को दिया था, दैट आई एम रेडी टू बाय इट फॉर दिस कोटेड प्राइस, ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ देयर आर टू, इन दोनों में फर्क क्या है, काउंटर प्रपोजल एंड क्रॉस प्रपोजल में? काउंटर प्रपोजल इज कि आई टोल्ड यू दैट आई विल गिव यू दिस पेन फॉर 500, ओके, दिस इज एन ऑफर, दिस इज वन प्रपोजल फ्रॉम माई साइड, यू गिव मी अ काउंटर ऑफर कि नहीं 500 में तो नहीं, चलो इसे 300 में आप दे दो। अब क्या है ना, यहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, आपने काउंटर ऑफर बनाया है, नाउ इट इज अ फ्रेश ऑफर। अगर मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ चलो ठीक है 300 में ले लो, तो मैं एक्सेप्टेंस कर रही हूं, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सो दिस इज अ काउंटर ऑफर, ओके, कि मैंने बोला 500 में, आपने बोला 300 में, ठीक है। सो दिस इज अ काउंटर ऑफर। नाउ व्हाट इज अ क्रॉस ऑफर? क्रॉस ऑफर इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉपर ऑफ एक्सेप्टेंस। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि मैं आपको ये पेन देती हूँ 500 रुपए में, ठीक है, मैंने आपको ईमेल किया ये कि मैं आपको ये पेन देती हूँ 500 रुपए में एट 5:30, ठीक है, एंड आपको इसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं है। एट 6:30 यू ईमेल मी कि क्या 500 रुपए में आप मुझे अपने पेन दोगे। दीज आर द क्रॉस ऑफर्स। और लेट्स से इट्स 5:30 ओनली, कि 5:30 में मैंने एक ईमेल डिस्पैच किया, 5:30 में आपने एक ईमेल डिस्पैच किया। मैंने पूछा कि क्या 500 में ही पेन लोगे, और आपने बोला कि क्या 500 में पेन दोगे, बट दीज आर क्रॉस ऑफर्स, सेम थिंग्स, बट कोई भी एक एक्सेप्टेंस नहीं है, यहां पर भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो रहा, करेक्ट। नाउ दिस इज दिस केस हैडे वर्सेस रिच। इसका प्रिंसिपल था दैट प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड। सपोज अगेन एन एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि अगेन दिस पेन, ये पेन ले ही जाना इस क्लास के बाद, ठीक है। तो ये पेन मैं बोलती हूँ कि इस पेन को मैं आपको 500 में देती हूँ, ठीक है। अब आप बोलते हो कि नहीं 500 में तो नहीं, 300 में, मैं मना कर देती हूँ। देन आप दोबारा आते हो कि चलो लाओ 500 में दो, खत्म करो, मैं मना कर देती हूँ। नाउ कैन यू सू मी फॉर दिस? क्योंकि मैंने 500 बोला था एक बार। नो, बिकॉज प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड। नाउ इट्स माई विश अगेन दैट आई वॉन्ट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, क्योंकि एक बार तो आपने वो ऑफर, वो प्रपोजल रिजेक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट एंड, प्रपोजल एंड, ओके। सो नो वैलिड प्रपोजल, ओके। अब यहां से जो ये हमने पढ़ा दैट प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड, ठीक है, इसी से एक ये वाला रूल निकल के, जस्ट अ सेकेंड, यूज, ओके, लेट मी यूज अ पेन, ओके। सो इसी से निकल के आता है ये वाला रूल, दैट इज मिरर रूल ऑफ एक्सेप्टेंस। सेक्शन 7 क्लॉज 1 कहता है एक्सेप्टेंस टू बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मतलब जैसा प्रपोजल है ना उसका एग्जैक्ट कॉपी होना चाहिए एक्सेप्टेंस, अगर आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो। सो एक्सेप्टेंस को एब्सोल्यूट होना है, अनक्वालिफाइड होना है। अगर वेरिएशंस हैं तो इट इज नॉट एक्सेप्टेंस, इट इज अ काउंटर प्रपोजल, ओके। सो मिरर रूल ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ते हैं, आइए 7 क्लॉज 1 एक बार देखते हैं। लेट्स रीड सेक्शन 7 क्लॉज 1, ओके। In order to convert a proposal into a promise, the acceptance must be read it अभी थोड़ा देर पहले कि proposal plus acceptance is equals to a promise।
तो प्रपोजल जब एक्सेप्ट होगा तब वो प्रॉमिस बनाएगा, तो उसे प्रॉमिस बनाने के लिए जो एक्सेप्टेंस है इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड इट मस्ट बी अनक्वालिफाइड, राइट। मतलब क्रॉस प्रपोजल नहीं होना चाहिए, कोई काउंटर प्रपोजल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टिन वर्सेस हॉफमैन के केस में क्या हुआ था, इस केस में क्या हुआ था कि टिन जो है ये एक लेटर भेजते हैं हॉफमैन को और बोलते हैं कि मुझे इतना कुछ सेंड, इतने पाउंड्स में इतना कुछ देना है। देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सम सेंड। बेसिकली उन्होंने कहा था कि हाँ कि मैं तुम्हें 800 टन्स ऑफ आयरन जो है 69 सेंट पर टन के हिसाब से बेचूंगा। ठीक है, वो एक लेटर लिखते हैं। सेम टाइम पर ही, मतलब सेम या जिस भी टाइम पर, हॉफमैन भी उन्हें सेम लेटर लिखते हैं दैट 800 टन्स ऑफ आयरन एट 69 सेंट पर टन। ओके, बट ये जो दोनों लेटर्स हैं, ये दोनों प्रपोजल्स क्रॉस कर जाते हैं पोस्ट, दोनों को एक दूसरे के ऑफर की नॉलेज नहीं है, दोनों कर जाते हैं। अब इसमें टिन क्या कहते हैं, बिकॉज थिंग्स वर सेम कि ये कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट है, बट इज दिस अ कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट? नो, दिस इज अ क्रॉस ऑफर। तो कोई कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, राइट। तो टिन वर्सेस हॉफमैन एंड कॉर्पोरेशन के केस में यही बोला गया था कि क्रॉस प्रपोजल्स जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते अनलेस इन्हें एक्सेप्ट किया जाए। सपोज करो कि हॉफमैन का टिन एक्सेप्ट कर ले, वो बोलता है कि क्या इतने पे बेचोगे, तो ये बेचने का एक्सेप्ट कर ले, देन इट विल मेक अ कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट, नॉट बिफोर दैट। ओके, क्योंकि मेरा रूल एक्सेप्टेंस का होना चाहिए। मतलब अगर ये मेरा ऑफर है तो यही मेरा एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, एकदम सेम ऑन एवरी टर्म्स, कोई एक टर्म भी अलग है नॉट अलाउड। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, नाउ सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रपोजल्स ऑल्सो। वन इज जनरल प्रपोजल, अनदर इज स्पेसिफिक। जनरल क्या होता है, दैट इज मेड टू अ वर्ल्ड एट लार्ज। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ टेंडर, हम न्यूज़पेपर में टेंडर्स निकालते हैं कि गवर्नमेंट के टेंडर्स निकलते हैं जो भी होते हैं, तो दीज आर जनरल ऑफर्स। ठीक है, या फिर कोई ऑक्शन होती है, दीज आर जनरल ऑफर्स। ठीक है, तो इसका एक्सेप्टेंस क्या होता है, इसके एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ प्रपोजल से भी हो सकता है। सपोज करो हम लालमन शुक्ला वाला केस, दैट इज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट ऑन जनरल ऑफर ओनली। मैंने न्यूज़पेपर में निकाल दिया कोई एडवर्टाइजमेंट कि मेरा ये पर्स खो गया, अगर ये कोई मुझे लाकर देता है तो आई गिव हिम 1000 रुपीज। तो अब इसके लिए किसी को प्रॉपर एक्सेप्टेंस भेजने की जरूरत नहीं है मुझे कि हाँ ठीक है आई एक्सेप्ट, मैं ढूंढूंगा और आपको दे दूंगा, आप मुझे 1000 रुपये दे देना। नहीं, व्हाट यू नीड टू डू, उसको पर्स ढूंढना है, मेरे पास लाना है, आई हैव टू गिव हिम 1000 रुपीज। दैट्स अ वैलिड एक्सेप्टेंस, अगर वो परफॉर्मेंस कर देता है उन कंडीशंस की। सो सेक्शन 8 जो है हमारा यही बोलता है दैट एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रपोजल, ये भी एक एक्सेप्टेंस का तरीका है। ठीक है, स्पेसिफिक क्या होता है, स्पेसिफिक प्रपोजल इज अ प्रपोजल दैट इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस, राइट। लाइक अगर मैंने ये पेन बेचने का जनरल ऑफर नहीं निकाला कि कोई भी इसे ले जाओ 1000 में, जो 1000 आके दे दिया, ये जनरल ऑफर नहीं है। ठीक है, मैं ये सिर्फ ऑफर ही कर रही हूं सपोज मिस्टर वाई को टू टेक दिस। इसके अलावा अगर मिस्टर ए से एक्सेप्ट कर ले तो दिस इज नॉट अ कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो मेरे सेम कोटेड प्राइस पर हो, बिकॉज ये मैंने एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया है, मैं सिर्फ उसी को 100 में देना चाह रही हूँ या उसी को 1000 में देना चाह रही हूँ। हो सकता है मैं मिस्टर ए को 2000 में देना चाहती हूँ, तो वो अगर उस टर्म्स पे भी उसको एक्सेप्ट करते हैं तो दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एंड यस वन मोर थिंग, ये जो जनरल ऑफर है जिसमें वी आर सेइंग कि एक्सेप्टेंस कैसे होती है कि अगर आप प्रपोजल की जो कंडीशंस हैं उनको परफॉर्म कर देते हो, उससे भी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। इसी को
इसको हम फर्स्ट इन्फॉर्मर थ्योरी भी कहते हैं। पुलिस में सुना है, पुलिस वाले इनाम रखते हैं कि अगर इस बहुत पॉपुलर ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स की तरह हमने देखे हैं या फिर कहीं कहीं बैनर लगे होते हैं कि इस मुजरिम का पता किसी ने देखा हो, कोई से लेकर आएगा, पकड़ के लाएगा। मूवीज में देखा होगा ना बहुत बॉलीवुड की, कोई पकड़ के लाएगा तो उसको इतना, सरकार की तरफ से इतना इनाम। सो द फर्स्ट इन्फॉर्मर थ्योरी, अब जो पहले लेके चला गया उसको ये इनाम मिलेगा, जिसने पहले इंफॉर्मेशन दे दी उस मुजरिम के बारे में उसको इनाम मिलेगा। दूसरा तीसरा कोई भी आता रहे, सेम इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अलग उसको इनाम नहीं मिलेगा। जिसने पहले आया, पहली इन्फॉर्मेशन दी, ही विल गेट द रिवॉर्ड। ओके, सो दिस जनरल ऑफर के साथ दिस फर्स्ट इन्फॉर्मर थ्योरी। ओके, सो नेक्स्ट विल मूव टू अनदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड, दैट इज एक्सेप्टेंस। ओके, so first we'll go through the Bayer Act, after that we will study acceptance from here. Okay, come to the Bayer Act. Interpretation again. Okay, so to be okay, so when the person to whom the proposal is made, the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. Okay, thereto मतलब जिस चीज के लिए उसकी assent obtain की जा रही थी उस पर अपनी assent दे देता है वो दूसरा person. So in our example, Sonia give assent to buy that watch. Okay, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. Okay, okay, now let's bifurcate this. ठीक है, सबसे पहले एक्सेप्टेंस समझ में आया ना क्या है, दैट व्हेन द पर्सन, ओके, वंस अगेन कम्स टू द बेयर एक्ट। ठीक है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिसको प्रपोजल दिया था, हमारे एग्जाम्पल में मैंने सोनिया को प्रपोजल दिया था, मेरी घड़ी स्पेक्स जो भी हमने एग्जाम्पल लिया था उसे बेचने का, कि मैं बेच रही हूँ मिस सोनिया को अपना स्पेक्स इन 500। तो व्हेन दैट पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिसे मैंने ऑफर दिया था, जिसे मैंने प्रपोजल दिया था, वो अपना एसेंट सिग्निफाई कर देता है कि ठीक है, आई एम बाइंग इट इन 500 देयर टू, मतलब उस एक्ट के लिए। ठीक है, देयर टू द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, माना जाएगा जैसे ही उसने अपना एसेंट दिया कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। एंड प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड, व्हेन एक्सेप्टेड, इट बिकम्स ए प्रॉमिस। Promise in itself is not a contract. Promise when combined with consideration makes agreement. Agreement when combined with section 10 की conditions makes a valid contract. We'll go to it later on. ठीक है, चलो, acceptance. Now write this. This is a very important line. See, acceptance to an offer is what a lighted matchstick to a train of gunpowder. This is a कोड बाय एंसन। ओके, सो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपने एक बार ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, सो इट इज लाइक कि आपने गन पाउडर से भरी हुई ट्रेन में, ठीक है, गन पाउडर बेसिकली कि उस पर आपने चिंगारी भी लगाई, पूरा फट जाएगा, राइट, आग लग जाएगी, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सो एक गन पाउडर से भरी ट्रेन को अगर आपने एक लाइटेड मैचस्टिक लगा दी, सो एक्सेप्टेंस इज द सेम टू एन ऑफर। मतलब अगर ऑफर को आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, राइट, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड बट बिफोर इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, टू द प्रपोजर। ठीक है, विल डिस्कस दिस। लेकिन एक बार अगर ऑफर को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो एक कॉन्ट्रैक्ट बना ही बना, तो ये कह रहे हैं कि वो इरिवर्सिबल हो जाता है। सो एक्सेप्टेंस इज दैट मैचस्टिक टू द प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजल को यहां कंपेयर कर रहे हैं विद द ट्रेन ऑफ गन पाउडर एंड एक्सेप्टेंस इज दैट लाइटेड मैचस्टिक। ओके, सो दिस इज फुल्ली एप्लीकेबल टू इंग्लिश लॉ, नॉट इंडियन लॉ। यही ट्विस्ट है। इंडियन लॉ में क्या होता है, इन इंडियन लॉ यू कैन रिवोक एक्सेप्टेंस ऑल्सो। इंग्लिश लॉ में आप एक्सेप्टेंस को रिवोक कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, इंग्लिश लॉ में अगर पोस्टल की दी हुई है, पोस्टल से एक्सेप्टेंस की है, तो आप एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो। ठीक है,
लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेप्टेंस है उसे आप रिवोक नहीं कर सकते. सो दिस स्टेटमेंट ऑफ एंसन इज एप्लीकेबल टू इंस्टेंटेनियस रूल ऑफ इंडियन लॉ. एंसन का ये जो स्टेटमेंट है दैट इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ये इंडियन लॉ के इंस्टेंटेनियस एक्सेप्टेंस के रूल पर तो फुल्ली एप्लीकेबल है, बट नॉट ऑन द पोस्टल एक्सेप्टेंस. वो रिवोक की जा सकती है. विल रीड इट फर्दर. ठीक है, दिस वी ऑलरेडी रेड दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. ओके, देन सेक्शन 7 क्लॉज 2 ये क्या कहता है? मैनर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. ठीक है, कि एक्सेप्टेंस जो है उसे कम्युनिकेट कैसे करना है. फर्स्ट विल रीड द बैक, देन वी कम हियर. ठीक है, चलो 7 क्लॉज 2 क्या बात कर रहा है? देखो 7 क्लॉज 2 कह रहा है इन ऑर्डर टू, यहीं से आप फिर बी पढ़ोगे, राइट? इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल वेट. ठीक है, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर. मतलब कैसे कम्युनिकेट करना है? किसी भी यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर में आपको एक्सेप्ट करना है. नो स्पेसिफिक मैनर ऑफ कम्युनिकेटिंग द एक्सेप्टेंस इज गिवन. किसी भी यूजुअल और रीजनेबल मैनर में, अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड. मतलब अगर प्रपोजल अनोखे तरीके से बता दे कि आपको तो मुझे ये मतलब फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि जब आप मुझे ये ऐसा कोई एक फॉर एन एग्जाम्पल कि आप मुझे ये बॉक्स इस एड्रेस पे डिलीवर कर दोगे तभी मैं एक्सेप्टेंस मानूंगी, या फिर अगर आप मुझे 500 एडवांस दे दोगे तभी मैं एक्सेप्टेंस मानूंगी. ठीक है, अगर मैं कोई स्पेसिफिक मैनर को प्रिस्क्राइब नहीं कर रही हूं प्रपोजल में, तब तक किसी भी यूजुअल और रीजनेबल मैनर में एक्सेप्टेंस हो सकती है. ओके, so if the proposal prescribes a manner in which is to be accepted and the acceptance is not made in such a manner, the proposer may within a reasonable time after the acceptance is communicated to him insists that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise. But if he fails to do so, he accepts the acceptance. अब अगर देखो मैंने कोई स्पेसिफिक मैनर अपने प्रपोजल में लिख दिया है, ठीक है, कि इसी तरह से एक्सेप्ट होनी चाहिए मेरा प्रपोजल, लेकिन उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है, एक्सेप्टर ने किसी और तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है, तो मुझे एक रीजनेबल टाइम के अंदर उसको ये बताना होगा कि यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल इन द मैनर आई टोल्ड. ठीक है, या फिर जो मैनर मैं चाहता हूं आप उसमें मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कीजिए. और अगर उस रीजनेबल टाइम में आई फेल टू टेल द एक्सेप्टर टू डू दैट, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि मैंने एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया है. ठीक है, देन अगेन एंसन का रूल एप्लीकेबल हो जाएगा. ठीक है, चलो मेरे इसके बाइफर्केशन पे चलते हैं. सो मैनर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? अगर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है प्रपोजल में तो कोई भी यूजुअल और रीजनेबल मैनर. ठीक है, इफ नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, और अगर प्रिस्क्राइब्ड है इफ नॉट परफॉर्म्ड इन दैट मैनर, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड है लेकिन उस मैनर में परफॉर्म नहीं किया गया, तो इंग्लिश लॉ में नो रेलेवेंस काउंटर ऑफर. तो इंग्लिश लॉ में तो इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं बनेगा ऐसी एक्सेप्टेंस का, मतलब वो एक काउंटर ऑफर मान लिया जाएगा. अब अगर आपने किसी और मैनर में उसे एक्सेप्ट कर लिया तो यहां पर अब मेरे ऊपर आएगा ऑफरर के पास कि मैं उसे एक्सेप्ट कर रही हूं या नहीं. दैट नाउ दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ काउंटर ऑफर, राइट? और इंडियन लॉ में क्या है? दिस विल बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस अनटिल अनलेस मैं ऑब्जेक्ट कर दूं कि नहीं, ये मेरे तरीके से नहीं है, जो मैंने प्रिस्क्राइब किया था कि उस मैनर में हुआ हुआ एक्सेप्टेंस नहीं है. इफ आई ऑब्जेक्ट टू दैट, द एक्सेप्टर डजंट एक्सेप्ट एंड कम्युनिकेट इन दैट पर्टिकुलर मैनर, तो क्या माना जाएगा? अ वैलिड एक्सेप्टेंस. ओके, सो देयर आर अ लिटिल टर्म्स वेयर द इंग्लिश एंड इंडियन लॉ वेराइज. ठीक है, तो ये एक वही वेरिएशन का एग्जाम्पल है. ठीक है, सो अगेन जस्ट अ क्विक रिवीजन. नॉट प्रिस्क्राइब्ड, किसी भी यूजुअल या रीजनेबल मैनर में आप एक्सेप्ट कर सकते हो. अगर प्रिस्क्राइब किया गया है तो या तो उसमें कर लो, और अगर आपने नहीं किया है उस मैनर में तो इंग्लिश लॉ में तो एक्सेप्टेंस ही नहीं माना जाएगा. इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग दैट इज अ काउंटर ऑफर, एंड इंडियन लॉ में वो वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा अनटिल जो प्रपोजर है वो ऑब्जेक्ट कर दे उस एक्सेप्टेंस पर. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. चलो, एक्सेप्टेंस हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. प्रपोजल को हमने कम्युनिकेट करना था ना. कम्युनिकेट कैसे करोगे? बिग थिंग, हाउ विल कम्युनिकेट. ठीक है,
देखो कम्युनिकेट जो होगा कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, सेक्शन 3 बता रहा है उसकी कम्युनिकेशन का तरीका। ठीक है, कैसे कम्युनिकेट करना है, एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, कैसे कम्युनिकेट करना है सेक्शन 3 बता रहा है, कब कम्युनिकेट करना है सेक्शन 4 बता रहा है। ठीक है, तो पहले एक बार सेक्शन 3 पढ़ते हैं। चलो ठीक है, सेक्शन 3 इज कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। ठीक है, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल and the revocation of proposal and acceptances respectively are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, by any act or omission of the party proposing. Party proposing, accepting or revoking by which he intends, ठीक है, by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation, by which he intends to communicate one thing, mark here, or which has the effect of communicating it, or which has the इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट, राइट। ठीक है, नाउ यू जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। यहां पर ना एक चीज लिखी है, दिस अ वेरी डीप क्वेश्चन। ठीक है, यू वोंट गेट इट एवरीवेयर, विल जस्ट डिस्कस दिस। ठीक है, इसमें लिखा है कि कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है, किसी भी ऐसे तरीके से जिससे या तो उसका इंटेंशन पता चले कम्युनिकेट करने का, या तो वो इंटेंट कर दे कम्युनिकेट करने का, और विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। Now my question is, it should be or it should be and? देखते हैं, चलो ठीक है। देखो सेक्शन 3 बोलता है कि कम्युनिकेशन कैसे होगा। ठीक है, किसी भी एक्ट या ओमिशन से बाय विच अ पार्टी इंटेंड्स टू कम्युनिकेट। ठीक है, जिससे पार्टी कम्युनिकेट करना चाहती है, या फिर विच इज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब मुझे एक चीज बताओ कि कम्युनिकेशन करने के लिए सिर्फ इफेक्ट हो गया और इंटेंशन नहीं हुआ। हमने हमारे प्रपोजल की डेफिनेशन में एसेंट, कंसेंट, इन सब की बात की है। जब तक इंटेंशन नहीं होगा, हाउ इज अ कंसेंट वैलिड? कंसेंट विद द नॉलेज ही हो सकता है, राइट। सो एक बाइंडिंग कम्युनिकेशन के लिए इंटेंशन और इफेक्ट दोनों एग्जिस्ट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मुल्ला। अकॉर्डिंग टू मुल्ला दिस और शुड बी रेड एज एंड, क्योंकि अगर खाली इफेक्ट होगा, इंटेंशन नहीं होगा, इंटेंशन मिसिंग होगा, तो कंसेंट कहां से वैलिड आएगा? और सिर्फ इंटेंशन होगा, इफेक्ट होगा ही नहीं कम्युनिकेशन का। मेरा इंटेंशन तो होता है एक्सेप्ट करने का, मैंने लेटर पर एक्सेप्टेंस कर ली, बट आई पुट इट इनटू माय ड्रॉर, आई डिडंट सेंड इट टू द प्रपोजर। ऑफरर को मैंने वो लेटर भेजा ही नहीं, मैंने वो एक्सेप्ट करके कि हाँ मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रही हूँ, एंड दैट लेटर आई पुट इनटू माय ड्रॉर। तो अगर इफेक्ट हुआ ही नहीं कम्युनिकेशन का, तो दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, राइट। सो एज पर मुल्ला एंड एज पर माई व्यू ऑल्सो, एक बाइंडिंग कम्युनिकेशन के लिए इंटेंशन एंड इफेक्ट मस्ट को एग्जिस्ट। दिस और शुड बी रेड एज एंड, दैट्स सब्जेक्टिव अगेन, बट फॉर एन इंटरप्रिटेशन दिस और शुड बी रेड एज एंड, क्योंकि इंटेंशन फॉर द कंसेंट इज कंपल्सरी, इज मैंडेटरी, एंड इफेक्ट उसके बिना तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा ना। सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि आपने एक्सेप्ट किया प्रपोजल को, राइट। ओके, देन नेक्स्ट वी कम टू okay now one question is, does silence amounts to communication? General answer is no. अगर आप चुप हो तो क्या वो कम्युनिकेशन माना जाएगा? नहीं। ठीक है, जनरल आंसर इसका नो है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इट मे अमाउंट टू कम्युनिकेशन। ओके ओके, सो डज साइलेंस अमाउंट टू कम्युनिकेशन? जनरल आंसर इज नो, बट फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले के केस में कहा गया कि ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस इट मे अमाउंट टू कम्युनिकेशन। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले का केस देखते हैं, उसमें हुआ क्या था। इसमें जो अंकल होते हैं वो अपने नेफ्यू को बोलते हैं कि ये घोड़ा मैं खरीदना चाहता हूँ ये घोड़ा तुमसे, और अगर मैं तुमसे और नहीं कुछ सुनता इसके बारे में, मतलब हाँ या ना नहीं सुनता, तो आई विल प्रिज्यूम कि ये घोड़ा तुम मुझे बेच रहे हो,
ठीक है, इफ मतलब वो ये बोल देता है दैट इफ आई हियर नो मोर फ्रॉम यू आई एक्सेप्ट, आई प्रिज्यूम दिस ऑफर टू बी एक्सेप्टेड। ओके, अब होता क्या है कि वो कुछ भी नहीं बोलते, ठीक है, लेकिन वो करते क्या है, वो अपने ऑक्शनर्स को कह देते हैं कि उस घोड़े को या उस पेंटिंग को वहां उसमें ऑक्शन में रखना मत, ठीक है। तो बेसिकली इंटेंशन यहाँ क्या दिखता है, इंटेंशन यहाँ पर दिखता है कि ही इंटेंडेड टू सेल इट टू हिज अंकल ओनली, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कुछ कम्युनिकेट नहीं किया, तो यहाँ पर इसीलिए एक्सेप्शनल केसेस इसमें अमाउंट टू कम्युनिकेशन, ठीक है। Okay, so we studied communication in two parts. Section 3 tells how communication is to be made, right? And section 4 tells when communication, ठीक है, is complete. So communication proposal का और communication acceptance का कब खत्म होगा? Let us read. First we'll go through the Baer Act. Okay, communication when complete, ठीक है। The communication of a proposal is complete. Proposal का कब complete होगा? Proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. जब ये उस इंसान की knowledge में आ जाएगा जिसको ये दिया गया है। For an example, मैंने एक लेटर लिखा, मैं अभी पोस्टल रूल का इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इंस्टेंटेनियस में तो कम्युनिकेशन कैसी हुआ, जैसे मैंने फोन उठाया, मैंने बोला दैट आई ऑफर यू टू बाय माई वॉच इन 500 रुपीज, ठीक है। सो दैट इज एन इंस्टेंटेनियस, उसी टाइम हो गया कम्युनिकेशन कंप्लीट, ठीक है। बट अगर मैंने एक लेटर लिखा, ठीक है, सपोज करो मैं दिल्ली में हूँ, आई रॉट अ लेटर टू समवन इन जयपुर दैट आई वॉन्ट टू सेल माई वॉच इन 5000 रुपीज, ठीक है। तो ये प्रपोजल मैंने दिया, ये अब डिस्पैच हो गया, पोस्ट से उसको पहुंचने में टाइम लगेगा, जब तक ये एक्सेप्टर के नॉलेज में नहीं आ जाता तब तक कम्युनिकेशन खत्म नहीं होगा, उससे पहले से रिवोक किया जा सकता है। जैसे ही एक्सेप्टर के पास पहुंच गया, एक्सेप्टर गोज टू गेट टू नो अबाउट माई प्रपोजल दैट आई एम विलिंग टू सेल माई वॉच एट दिस प्राइस, कम्युनिकेशन प्रपोजल की खत्म हो गई, ठीक है। नाउ इट इज इन द हैंड्स ऑफ द एक्सेप्टर दैट ही वांट्स टू एक्सेप्ट दिस और नॉट, ठीक है। मेरे तरफ से प्रपोजल का कम्युनिकेशन एंड, प्रपोजल का कम्युनिकेशन एंड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, एक्सेप्टर को ही दिया जा रहा है, राइट, ठीक है। द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, जस्ट टेक अनदर, ओके। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। अब एक्सेप्टेंस का दो जनों के अगेंस्ट कंप्लीट होगा। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट as against the proposer when it is put in course of a transmission to him so as to be out of the power of the acceptor। मतलब as against the proposer मतलब देखिए कि एक्सेप्टेंस के लिए कम्युनिकेशन मैंने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, मैंने इस लेटर को लिखकर छोड़ दिया, जैसे कि मेरी पावर के बाहर गया, ठीक है, आउट ऑफ ट्रांसमिशन मेरी पावर के बाहर चला गया, मतलब अब मैं कुछ नहीं कर सकती इसको रोकने के लिए, मैंने ये भेज दिया, तो ये प्रपोजर पर बाइंडिंग हो जाएगा, मतलब जिसने ऑफर दिया था उस पर ही बाइंडिंग हो जाएगा, जैसे ही एक्सेप्टर की पावर से बाहर चला गया, ठीक है। अगेन एग्जांपल से समझते हैं कि जयपुर में रहने वाली उस इंसान को जिसने मैंने एक्सेप्टेंस के लिए लेटर लिखा था, उसने लिख दिया कि यस आई एग्री टू बाय योर वॉच एट ₹5000, ठीक है, और उसने वो अपने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया वो लेटर, ठीक है। उसके पावर से बाहर चला गया एक्सेप्टर की, मेरे ऊपर बाइंडिंग हो गया। नाउ आई कैन नॉट गो बैक, ठीक है, मेरे लिए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर मैं मना करती हूँ घड़ी बेचने से तो ये मेरे तरफ से ब्रीच होगा, ओके। सो दिस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द प्रपोजर के अगेंस्ट, नॉट एक्सेप्टर के अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब खत्म होगा, ठीक है, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, मतलब ट्रांसमिशन के बाहर जाते ही प्रपोजर के लिए खत्म हो गया, लेकिन एक्सेप्टर के लिए कंप्लीट कब होगी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, जैसे कि मुझे प्रपोजर को ये पता चल गया दैट ही इज एक्सेप्टेड, अभी उसके पावर के बाहर गया तो मेरे ऊपर बाइंडिंग हो गया, लेकिन मेरे पास वो लेटर पहुंच गया, मुझे पता चल गया इसने एक्सेप्ट कर लिया, मैं रेडी हूं अपनी घड़ी
5,000 में बेचने के लिए। एक्सेप्टर के लिए भी ये खत्म, उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो गया। आफ्टर दैट, आफ्टर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू मी, इट कम्स टू माई नॉलेज, इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, द कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग फॉर द एक्सेप्टर एज वेल, राइट? ओके, लगे हाथ एक बार रिवोकेशन भी पढ़ लेते हैं। विल गो इन द विद द डिटेल्स, विद द एग्जाम्पल्स ऑल टुगेदर, ठीक है? सो द कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन इज कंप्लीट। रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कब खत्म होती है? एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जो भी रिवोकेट कर रहा है, जो भी रिवोक कर रहा है, ईदर प्रपोजर ईदर एक्सेप्टर, when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it. मैंने रिवोक किया, सपोज करो मैंने, जैसे ही मैंने रिवोक करा, ठीक है, पर्सन हु मेक्स इट, ठीक है, उसके अगेंस्ट कब खत्म हो जाएगा? मैंने रिवोक किया और मैंने अपने पावर से बाहर से डाल दिया उस पर्सन तक पहुंचाने के लिए, मेरे अगेंस्ट से तभी खत्म, रिवोकेशन हो गया, रिवोकेशन की कम्युनिकेशन हो गई। एंड इज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, जिस पर्सन को मैंने दिया है रिवोकेशन के लिए, उसके अगेंस्ट कब खत्म होगा? जब वो उसकी नॉलेज में आ जाएगा। ओके, अब देखो ये जो भी एक्ट्स है ना, इनके इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स वन बाय वन गो टू द इलस्ट्रेशंस, पर इससे पहले हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, देन विल कम टू द इलस्ट्रेशन पॉइंट, ठीक है? ओके, सी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल when comes to the knowledge of the person to whom it is made. To whom it is made? It is made to the acceptor. ठीक है, I'll change the pen and I will tell you with an example. ठीक है, एग्जाम्पल समझो। मिस्टर एक्स हैं दिल्ली में, ठीक है, और ये ही कौन है? ये ही प्रपोजर भी हैं। ये कहते हैं, ये अपनी घड़ी बेच रहे हैं 500 रुपीज में। इन्होंने 3 फरवरी को, नो लेट्स मेक इट 3 जनवरी को, इन्होंने ये पोस्ट डिस्पैच करा टू मिस्टर वाई हु लिव्स इन जयपुर, ठीक है? लेट्स टेक दिस एज एन एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने यहां से ये करा, तो ये जो डेट है ना, तीन दो, अब ये जयपुर कब पहुंचा? इन्होंने डिस्पैच किया था 3/2 को, जयपुर ये पहुंचा ऑन 8 जनवरी 2026। तो इस डेट पर कम्युनिकेशन खत्म हो गई प्रपोजल की, मतलब प्रपोजल की जो कम्युनिकेशन है वो 8 जनवरी, जैसे ही एक्सेप्टर के नॉलेज में आई, ठीक है, एक्सेप्टर ने इसे पढ़ लिया, एक्सेप्टर की नॉलेज में आई, उस दिन यहां पर ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। प्रपोजल का पार्ट इज इजी। नाउ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, इंस्टेंटेनियस। 2 रूल्स होते हैं इसका, एक इंस्टेंटेनियस और एक पोस्टल। इंस्टेंटेनियस सपोज करो, इंस्टेंटेनियस मतलब फोन पे मैंने ऑफर दिया, फोन पे आपने तुरंत एक्सेप्ट किया। इसके लिए प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बनता है? इंस्टेंटेनियस रूल में और पोस्टल रूल में ना, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? देखो, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर बाद में ब्रीच होता है या कुछ भी होता है, तो हमें प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ज्यूरिसडिक्शन बनता है कोर्ट का, ठीक है? तो इंस्टेंटेनियस रूल में क्या होता है? प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहां पर एक्सेप्टेंस रिसीव होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगेन इसी वाले एग्जाम्पल में लेते हैं, यहां पर हम ले रहे हैं कि एक्स ने दिल्ली से फोन किया है, वाई जो जयपुर है उसको फोन पे किया है हमने, ठीक है? जस्ट 1 सेकेंड, रिमूव दिस। ओके, तो फॉर एन एग्जाम्पल लेट मी टेल यू। ओके, ठीक है, सपोज करो इंस्टेंटेनियस रूल के लिए एक्स जो है ये दिल्ली में है, ही मेक अ फोन कॉल टू वाई इन जयपुर, ठीक है? यहां से ऑफर दिया गया, यहीं पर फोन पर ही ओवर द कॉल ही
एक्सेप्टेंस हो गया, सपोज करो दिस इज समथिंग, ये कोई भी चीज है जिसे बेचने के लिए हुआ है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये अग्री कर देता है, तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस हो जाती है। ओवर द कॉल हुआ है, इंस्टेंटेनियस रूल है ये, ठीक है, ये हमने बना दिया कि ये फोन पर कॉल चल रही है इनकी, ठीक है, इस पे करा, तो यहाँ पर यहाँ से इन्होंने एक्सेप्टेंस की है, यहाँ से ऑफर दिया गया है। यहाँ पर प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रूल में वो जहां पर एक्सेप्टेंस होता है, रिसीव होता है, जहां पर एक्सेप्टेंस, रिसीव कहां पर हो रहा है, वहां पर ना रिसीव हो रहा है दिल्ली में, सो दिल्ली इज द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर एक्सेप्टेंस रिसीव की जाती है, जहां पर एक्सेप्टेंस बनाई जाती है नहीं, जहां पर एक्सेप्टेंस रिसीव की जाती है, ठीक है। और पोस्टल रूल में प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहां पर एक्सेप्टेंस बनाई जाती है। सपोज करो अब हम इसको क्या करें, विल जस्ट टेक अनदर पेन, ओके। अब यहीं पर ये फोन ना होता, ये एक लेटर बन जाता है हमारा, ठीक है, 3/2/26 को भेजा, 5/2/26 को इन्होंने एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा, तो यहां पर इन्होंने पोस्ट यहां से एक्सेप्टेंस की है, तो यहां पर पोस्टल रूल में एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट का प्लेस क्या होगा, जयपुर होगा, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्लियर। पोस्टल रूल में प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा जहां पर एक्सेप्टेंस दी जा रही है, इंस्टेंटेनियस प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा जहां पर एक्सेप्टेंस रिसीव हो रही है, ओके।